अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कचहरी, आज उसका दूसरा प्रोग्राम है और मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ कानूनदान अरफानुल्लाह मलक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो इनसे पहला सवाल पूछते हैं कि फैमिली दावा कौन कौन कर सकता है। जी शबीर साहब, इसमें ऐसा है कि लास्ट टाइम जो हमने दो चीज़ें की थी कि एक कौन कौन सी अदालत इसको सुन सकती है, फैमिली कोर्ट में कौन से दावाजात हो सकते हैं और किस किस जगह पे दावा, कौन कौन शख्स किस जगह पे दावा कर सकता है। अब हम उसी से गुज़िश्ता से पेवस्ता हम किसे कहते हैं, आगे चलते हैं। तो जो फैमिली दावा है ये बेसिकली इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये फैमिली जो आपस में है, फैमिली को हम लेंगे स्पाउसेस के, मियाँ और बीवी के दरमियान जो झगड़े होंगे या जो मामलात होंगे उनके लिए मियाँ भी दावा कर सकता है और जो बीवी है वो भी दावा कर सकती है। और इसके अलावा इसमें जो इश्यूज हैं, उनके जो औलाद है, अगर उनके कोई मामलात हैं तो वो भी दावा कर सकते हैं। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि अगर बीवी खर्चे का कोई केस करती है, खर्चा ना नफका का, तो वो अपने शौहर के खिलाफ करेगी। हस्बैंड जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का दावा कर सकती है। और अगर बच्चों के खर्चे का दावा हो तो वो बच्चे दायर कर सकते हैं। अब ये आ जाता है कि बच्चे चूंकि छोटे होते हैं तो वो किसका दावा करेंगे, तो उसके लिए मोस्टली जो हम देखते हैं वो वालदा की तरफ से दावा किया जाता है, जो बच्चों की माँ होती है। तो वो उसको हम इससे लिखते हैं कि बरफ़ाक़त के उनकी तरफ से वालदा दावा करती है, जिसका कोई चूँकि मफ़ाद अपने बच्चों के खिलाफ नहीं होता। तो ये लोग दावा कर सकते हैं कि हस्बैंड है और वाइफ़, और अगर बच्चों ने करना है तो वो अपने फादर के खिलाफ दावा कर सकते हैं। दावा दौरान दावा क्या प्रोसीजर इख्तियार किया जाता है? दावा के लिए जब कोई क्लाइंट अपने कोई दावा करना चाहे, चाहे औरत की तरफ से किया जा रहा है, बच्चों की तरफ से किया जा रहा है या जो, तो सबसे पहले जो क्लाइंट होगा वो अपने वकील को जो अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, वकील उनका अर्जी दावा जिसे हम कहते हैं प्लेंट, वो दायर करेगा और प्लेंट में वो तमाम फैक्ट्स लिखेगा कि ये है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें मुझे दूसरी पार्टी से लेके दी जाए। वो अपने क्लेम करेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। मतलब अगर उसे खर्चा चाहिए तो वो अपना खर्चा मेंशन करेगा जी कि मुझे इतना खर्चा चाहिए, मेरी इतनी ज़रूरियात हैं। इसके अलावा अगर बीवी की तरफ से खुला का केस या तनसीख निकाह का केस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस होगा, तो वो अपना उसमें चीज़ें करेंगे और बाकी जो भी क्लेम है, उसका सामान जहेज़ का क्लेम है या हक महर का क्लेम है, तो वो उसमें क्लेम कर सकती है। अब ये क्लेम करने के साथ, दावे के साथ वो जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहें, जो हमारा लॉ है उसमें ये प्रिस्क्राइब है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो आपने आगे जाके कोर्ट में सबमिट करवाने हैं, जो एविडेंस में सबमिट करवाने हैं। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो निकाहनामा होता है। निकाहनामा के ऊपर चूँकि मेंशन होता है, तमाम जो कंडीशंस होती हैं वो मेंशन होती हैं। उसके अलावा अगर किसी ने डावरी सामान जहेज़ लेना है तो वो सामान जहेज़ की एक अपनी लिस्ट देंगे कि ये मेरा सामान जहेज़ वहाँ पड़ा हुआ है। फिर बच्चों के जो खर्चे के जो रसीदात हैं, स्कूल खर्चे की और जी, तो वो दावे के साथ लगाएँगे और इसके साथ अपने गवाह की लिस्ट, मैं ये गवाह पेश करना चाह रही हूँ, ये चाह रहा हूँ, तो वो अपने साथ लगाएँगे। और इसी तरह उसके बाद अगर एक पार्टी ने दावा किया और उसके जवाब में दूसरी पार्टी कर रही है, फ़र्ज़ करें कि अगर मतलब उसने जो वाइफ़ है उसने दावा किया है और बच्चों ने, तो रिटन स्टेटमेंट जिसको हम जवाब दावा कहते हैं, उसके जवाब में जो फादर है वो अपने क्लेम्स लिखेगा अपने जवाब दावा में। और ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो 15 दिन के अंदर-अंदर उसका जवाब दे उस क्लेम का, जब वो अदालत में पेश होता है उसके 15 दिन के अंदर-अंदर। उसमें वो अपनी जो उसके दस्तावेज़ात हैं वो तमाम की तमाम दस्तावेज़ात लगाई जाएँ। इन दस्तावेज़ात का मकसद लगाने का, डॉक्यूमेंट्स का, ये होता है कि किसी पार्टी को सरप्राइज़ ना किया जाए। वो अपने तमाम क्लेम करने वाला अपने तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स ले आए कि मुझे ये चीज़ें क्लेम करनी है और उसके रिबटल में जिसने जवाब देना है वो अपने देगा कि नहीं जी ये मामला है। अब उस जो फादर है, जो हस्बैंड है, फैमिली मोस्टली जो हम देखते हैं, जो हस्बैंड है वो अपनी जब जैसे वो दावा जो डावरी का हो गया उसके खिलाफ या नान नफ़क़ा का हो गया, तो वो सामान्य जहेज़ की अपनी लिस्ट लगा सकता है कि नहीं जी वो नहीं है और ये है। फिर उसमें कोर्ट देखती है आगे जाके कि कौन सी लिस्ट बेहतर है, फिर एविडेंस आती है और ये चीज़ें होती हैं। फिर अगर हस्बैंड की तरफ से दावा होगा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो वो अपना दावा करेगा और उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट में दूसरी पार्टी जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स दावे के साथ जमा कराए जाएँ और लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी साथ जमा कराया जाए। अगर एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई किसी गवाह का नाम रह गया या वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा सका, तो फिर वो कोर्ट का इख्तियार होता है कि कोई पार्टी जिसके वो डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं वो अपनी एप्लीकेशन देगी और कोर्ट अगर उसको देखती है कि हाँ ये इसके
کوئی کاز ایسی بن جاتی ہے کہ ہاں جی اس سے غلطی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، تو پھر کورٹ اس کو پرمٹ کرتی ہے، اور اس موقع پہ بھی کسی اسٹیج پہ جا کے کورٹ پرمٹ کرتی ہے اور وہ اپنے ڈاکومنٹس لگا سکتی ملک صاحب، کیا اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے؟ ہے۔ جی بالکل، جو فیملی ایکٹ کا سیکشن 14 ہے اس کے تحت اپیل کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک دو ہیں جس میں اپیل نہیں ہو سکتی۔ ایک تو کوئی انٹرم آرڈر جو ہیں، دوران پوشیدگی کوئی چھوٹے موٹے انٹرم آرڈر ہوں گے تو ان کے خلاف اپیل نہیں ہوگی۔ اس میں ریویژن بھی نہیں ہے۔ اپیل کے بھی انہوں نے کچھ کرائٹیریا مختص کر دیے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیزولیشن آف میرج لی ہے تو 1939 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کچھ کنڈیشن ہیں کہ اگر ان صورتوں میں اس نے ڈیزولیشن لی ہے، وہ ہم کبھی آگے ڈسکس کریں گے، تو ان کے خلاف وہ اپیل نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اگر خرچہ پر منتھ 5,000 روپی، اب جو لیٹسٹ امینڈمنٹ ہے کہ 5,000 روپی کسی بچے کا یا بیوی کا خرچہ مقرر کیا گیا پر منتھ، تو اس کے خلاف جو ہے ہسبینڈ وہ اپیل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کو انہانس کروانے کے لیے کوئی پارٹی جاتی ہے تو وہ جو بیوی ہے یا جو بچہ ہے وہ ان کی طرف سے اپیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈاوری آرٹیکلز ہیں، سامان جہیز اور حق مہر، ان میں اگر 1,00,000 روپے تک ڈگری ہے تو اس تک اپیل نہیں ہوگی، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ اپیل ہو سکتی ہے۔ ملک صاحب، ایک کیس پر کتنی کورٹ فیس لگتی بھی ہے یا نہیں؟ فیملی کورٹ میں پہلے جب امینڈمنٹس کچھ نہیں آئی تھی تو کورٹ فیس لگتی تھی سامان جہیز وغیرہ پہ، لیکن اب جو حکومت نے انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کیے ہیں اور اب صرف 15 روپے کی جو ٹکٹس ہیں کورٹ فیس کے طور پہ وہ لگتے ہیں، اس کے علاوہ کورٹ فیس نہیں لگتی۔ اور اسی طرح اپیل میں بھی کوئی کورٹ فیس نہیں لگتی۔ یہ مطلب لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ اگر ان کے کوئی مسائل ہیں تو ان کے لیے اخراجات نہ ہوں اور سستا انصاف کو جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ حکومت نے اپنی کورٹ فیس چھوڑ دی اس میں۔ ناظرین، بڑی تفصیل کے ساتھ عرفان اللہ ملک صاحب نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور جو قانونی رائے بندی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی جو پریشانی ہے وہ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم آئندہ جو پروگرام ہے اس میں آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ ان سے رائے لیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔